कहानी क्रूल खलनायक सीजन 2 एपिसोड 1। अपने सारे कपड़े उतारो। होटल रेजिडेंसी। एक बड़े से प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक आदमी व्हाइट कलर कर वाथरोब पहने बड़े ही आराम से काउच पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में वाइन की एक ग्लास थी और वो अपने होठों पर जीत वाली मुस्कान लिए अपने सामने घुटनों के बल बैठी एक लड़की को देख रहा था। प्लीज उन सभी को जाने दो। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। तुम बोलो तो मैं तुम्हारे पैर पड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तुम बोलो तो मैं अपनी नाक भी रगड़ने के लिए तैयार हूँ। प्लीज ये सब रोक दो। मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल दो, वो बेकसूर है। उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो। प्लीज मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल दो। मेरी माँ हॉस्पिटल में है, मेरा मंगेतर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, मेरी छोटी बहन को तुमने किडनैप करवा दिया। एक ही पल में तुमने मुझसे मेरा सारा परिवार दूर कर दिया। जो भी हुआ उसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें थप्पड़ मारी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाई, मैंने जो कुछ भी बोली, जो भी की, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। पर प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरे पापा को झूठ इल्जाम में पुलिस पकड़ कर ले गई है। उन्होंने कोई चोरी नहीं की, कोई धोखा नहीं दिया है। उद्धरण चिन्ह। तुम इस बात को अच्छी तरह से जानते हो, मेरे पापा बहुत ईमानदार इंसान है। उन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया। प्लीज उन्हें जेल से बाहर निकाल दो। तुम जो बोलोगे मैं वो सब कुछ करूंगी। बस मेरे परिवार को छोड़ दो, मेरी बहन को छोड़ दो। वो अभी बहुत छोटी है, वो बस 14 साल की है और तुमने उसकी किडनैप करवा लिया है। वो बहुत मासूम है, उसका इन सब में कोई भी लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो। उस लड़की ने काफी बुरी तरह से अपने दोनों हाथों को जोड़कर रोते हुए बोली। उस लड़की की बात सुनकर काउच में बैठे लड़की के होठों पर शैतानी मुस्कान आ जाती है और वह इस शैतानी मुस्कान के साथ ही उस लड़की को देखने लगता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वह काफी बुरी तरह से रो रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर उस लड़के को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वह वैसे ही खुश होते हुए बोला, बहुत जल्दी ही तुम्हें सब पता चल गया कि तुम गलत थी और मुझे ना बोलने का क्या अंजाम होता है, ये बात भी तुम्हें पता चल गई होगी। उस लड़के ने डेविल मुस्कान के साथ इस बात को बोला। हाँ, मैं गलत थी, मैं पूरी तरह से गलत थी। तुमने जो कुछ भी कहा था वह सच कहा था। पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है, फिर वह चाहे इंसान हो या किसी का इनाम, सब खरीदा जा सकता है। मैं ही गलत थी जो तुम्हें वह सब बोली। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरी माँ हॉस्पिटल है, मेरा मंगेतर भी हॉस्पिटल में है, उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पापा को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरी छोटी बहन, उसका भी कुछ पता नहीं है। तुम्हारे आदमी उसे कहाँ पर लेकर गए हैं, वो कैसी है, उसकी हालत कैसी है, कुछ भी नहीं पता है। तुम जो बोलोगे मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी नाक भी तुम्हारे पैरों पर रगड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे पापा और बहन को छोड़ दो, मेरी माँ और मंगेतर को भी बचा लो। उस लड़की ने काफी बुरी तरह से उसके कदमों में गिरकर बोली। अच्छा, पर तुमने तो कहा था तुम बिकाऊ नहीं हो, ना ही तुम्हारी कोई कीमत है। तुम्हें तो अपनी वर्जिनिटी पर काफी घमंड था ना, तो कहाँ गया वह घमंड, अब बोलो। अब भी तुम्हें अपने आप पर उतना ही घमंड है। उस लड़के ने सामने जमीन पर पड़ी लड़की को ताड़ते हुए बोला। मैंने बोली ना, मैं गलत थी, मैं पूरी तरह से गलत थी, तुम सही थे। तुम जो बोलोगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरे परिवार को छोड़ दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए बोली। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, बदले मुझे क्या मिलेगा? उस लड़के ने डेविल मुस्कान के साथ बोला। तुम जो बोलो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ, उसने अपने आंसू साफ करते हुए बोली। ठीक है, तो फिर उतारो अपने सारे कपड़ों को, उस लड़के ने डेविल अंदाज में। एक पल के लिए तो वो लड़की अपनी जगह पर जम सी जाती हैं और बस उस लड़के को देखने लगती हैं। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी बहन उन आदमियों के बीच से निकल पाए जो उसे नोचने को तैयार है? तुम्हारे प्यारे पापा जेल से बाहर निकले और तुम्हारा प्यार और माँ दोनों की जान बच जाए। अगर नहीं चाहती तो जा सकती हो यहाँ से। नहीं,
नहीं मैं करूँगी, मैं सब करूँगी, मैं उतारूँगी अपने कपड़े, उस लड़की ने हार मानकर बोली। उसकी बात सुनकर वो लड़का उसे ही देखने लगता है। तो वो लड़की एक एक कर अपने सारे कपड़ों को उतारने लगती हैं। इसे भी उतारो, उसने बचे हुए कपड़ों को देखकर कहा। उस लड़की ने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने बचे हुए कपड़ों को भी निकाल दी। अब उस लड़की के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसका दुबला पतला सुंदर सा बदन उस लड़के की आंखों के सामने था और वो सर से लेकर पैर तक उस लड़की को ही घूर रहा था। उस लड़की ने अपनी मुट्ठी भींच रखी थी और उसकी आंखें बंद थी। उसने कसकर अपनी आंखों को बंद की थी और तभी उसे महसूस हुआ जैसे उसे किसी ने अपनी बाहों में उठा रखा है। उद्धरण चिन्ह। और अगले ही पल वो खुद को एक नर्म मुलायम बेड पर पाती हैं और अपने ऊपर किसी के भारी से शरीर को पाती हैं। वो डरते हुए ही अपनी आंखों को खोल कर देखती हैं। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसकी आंखें उस लड़के की चमकती हुई आंखों से जा टकराती है। उद्धरण चिन्ह। जो जीत की डेविल मुस्कान लिए उसे ही घूर रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे। और तभी उस लड़के ने अपने गर्म और सख्त होठों को ले जाकर उसके नर्म होठों से जोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के के होठों को अपने लिप्स में फिलकर उस लड़की ने कसकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और तभी उसे अपनी पूरी बॉडी कांपती सी महसूस होती हैं। पहले तो अर्नव उसे सॉफ्ट किस कर रहा था, मगर उसे निवी के लिप्स किस करते ही काफी ज्यादा टेस्टी लगने लगते हैं, जिस कारण वो अब उसके होठों को सका करने लगता है और छूमते हुए ही उसके होठों को काट भी रहा होता है। उसके इस तरह बाइट करने से निवी की आह निकल पड़ती है, जिसे सुनकर अर्नव अग्रेसिव होने लगता है। उसके दोनों हाथ उसकी बॉडी पर फिसल रहे थे। उसका एक हाथ उसके सीने पर था जिसे वो बेरहमी से मसल रहा था, तो उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। उद्धरण चिन्ह। अरविंद की छुअन से निवी अंदर तक डर जाती हैं और उसे अपनी पूरी बॉडी में कर्ट सा फील होता है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव काफी बुरी तरह से उसकी बॉडी को मसल रहा था और उसके लिप्स और दांत निवी के लिप्स को दर्द और चोट दे रहे थे। कुछ ही देर में निवी की सांसें उखड़ने लगती हैं और वो अपने दोनों हाथों को अर्नव के सीने में रख देती हैं। अर्नव भी निवी को सांस लेने के लिए छोड़ देता है, मगर उससे अलग नहीं होता है। उद्धरण चिन्ह। बल्कि वो अब उसके नेक पर किस करते हुए है जोर से बाइट करता है, जिसके ऐसा करते ही निवी की जोर से तेज आह निकल पड़ती है, जिस कारण अर्नव और भी ज्यादा वाइल्ड होने लगता है। वो उसे किस करते हुए ही अपना बाथरोब निकालकर जमीन पर फेंक देता है, जिसके बाद अब अर्नव के बदन पर भी कोई कपड़ा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। और वो वैसे ही किस करते हुए निवी के क्लिवेज तक आ जाता है और जैसे ही वो उसके सुंदर और आकर्षक सीने की तरफ देखता है तो पागल सा हो जाता है। वो काफी ज्यादा बेकाबू होकर उसके सीने को किस करने लगता है। निवी बस अपने दोनों हाथों को बेड पर कस लेती हैं और उसकी आह निकल रही होती हैं, क्योंकि अर्नव उसे जोरों से बाइट कर रहा था और उसके हाथ भी निवी की पूरी बॉडी और चल रहे थे। किस करते हुए ही वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो कमर तक आता है, निवी झट से अपनी आंखों को खोल लेती हैं और डरते हुए ही अर्नव को देखने लगती हैं, जो काफी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था। निवी आगे कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही अर्नव उसके दोनों पैरों को अलग कर अपनी कमर में लपेट लेता है और जोर से उसकी बॉडी में एंटर करता है, जिसके ऐसा करते ही निवी की काफी तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है। एपिसोड 2, दरिंदगी और हैवानियत। किस करते हुए ही वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही वो कमर तक आता है, निवी झट से अपनी आंखों को खोल लेती हैं और डरते हुए ही अर्नव को देखने लगती हैं, जो काफी ज्यादा वाइल्ड हो चुका था और निवी को ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरा का पूरा उसे बस निगल ही लेगा। निवी कसकर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेती हैं और केंपते हुए ही अर्नव को देखने लगती हैं, मगर अर्नव अब तो वो आउट और कंट्रोल हो चुका था। निवी का इस तरह अपने पैरों को जोड़ना उसे काफी ज्यादा गुस्सा दिला देता है और वो उसी गुस्से में आकर जोर से निवी की थाई में बाइट कर देता है।
जिसके जोर से बाइट करते ही निवी की तेज चीख निकल जाती है, और जैसे ही वो अपने पैरों को थोड़ा सा भी हिलाती है, ठीक वैसे ही अर्नव निवी के दोनों पैरों को पकड़कर अलग कर देता है और अपने होठों को ले जाकर उसके सेंसिटिव हिस्से पर रख किस करने लगता है। अर्नव के इस तरह उस जगह और किस करने से निवी की तेज तेज आवाज निकलने लगती हैं और उसकी पकड़ बैड सीट पर मजबूत हो जाती है। वो अर्नव का इस तरह किस करना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसकी हर एक किस और टच से निवी की कमर ऊपर की तरफ उठ रही थी और वो अरविंद को खुद से दूर धकेल देना चाहती थी, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती हैं। उद्धरण चिन्ह। वो चाहकर भी अर्नव को खुद से दूर नहीं कर सकती थी। तो अर्नव भी काफी वाइल्ड होकर उसे किस करता है और किस करते हुए ही प्ले करने लगता है, जिस कारण निवी की जोरों से तेज तेज सिसकियां निकलने लगती हैं और उस सिसकियों को सुनकर अर्नव जैसे पागल सा हो जाता है और वो अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता है। निवी आगे कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही अर्नव उसके दोनों पैरों को अलग कर अपनी कमर में लपेट लेता है और जोर से उसकी बॉडी में एंटर करता है, जिसके ऐसा करते ही निवी की काफी तेज दर्द भरी चीख निकल पड़ती है और वो दर्द से झटपटाने लगती हैं, मगर अर्नव वो तो जैसे ही निवी की बॉडी में एंटर करता है, उसे काफी सुकून भरा एहसास होता है। उसके लिए ये फीलिंग काफी खास थी और वो पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। वो काफी जोरों से शॉट लगाने लगता है, जिस कारण निवी की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी और उसे काफी तेज दर्द हो रहा था। निवी रोते हुए ही अर्नव को देखकर बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज बाहर निकालो, मुझे सच में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए ही वो रो पड़ती है। निवी की बात सुनकर अर्नव रुकता नहीं है, बल्कि वो निवी के ऊपर झुककर अपनी स्पीड और तेज कर लेता है और अपने होठों को ले जाकर निवी के होठों से जोड़ देता है। उद्धरण चिन्ह। और उसके होठों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिस कारण निवी की चीख उसके गले में ही अटक जाती हैं। करीब आधे घंटे में ही निवी काफी ज्यादा थक जाती हैं और उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। वो और ज्यादा अर्नव को खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, मगर अर्नव उसके चेहरे पर जरा सी भी थकान नजर नहीं आ रही थी। न ही उसकी स्पीड कम हुई थी, उसकी रफ्तार अभी भी वैसी ही थी जैसे स्टार्टिंग में थी। निवी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो वैसे ही बेहोश हो जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। मगर अर्नव वो अभी भी रुकता नहीं है, बल्कि अभी भी वो अपने मन की बस किए ही जा रहा होता है। उस पर निवी की बेहोशी का भी कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो बस अपने मन का किए जा रहा था। उसे निवी के साथ काफी ज्यादा मजा आ रहा था। उद्धरण चिन्ह। एक तरफ मासूम सी निवी की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी, वो भी एक थप्पड़ की वजह से, तो वही दूसरी तरफ मिलो दूर एक बड़े से विला के एक बड़े से कमरे में अलेक्जेंडर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें काफी ज्यादा मायूस और दर्द से भरी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी हालत भी काफी ज्यादा नाजुक लग रही थी, वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर और दुबला हो चुका था। उसके बाल भी काफी बढ़ चुके थे और उसकी दाढ़ी भी निकल आई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया हो और जीने की उम्मीद भा छोड़ दी हो। अलेक्जेंडर की हालत सच में काफी ज्यादा खराब लग रही थी। अलेक्जेंडर ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसके ऊपर चढ़कर लेटी आंसू अपनी आंखों में काफी ज्यादा मायूसी और उदासी दोनों ही लिए अपने पिता की देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो अपनी रोनी सी आवाज में अलेक्जेंडर के गाल पर किस करते हुए ही बोली, दुखी मत हो डेडी, हम सब मिलकर मम्मा को वापस से ढूंढ लेंगे और जब मम्मा हमें मिल जाएगी तब हम मम्मा को एक रूम में कैद कर देंगे ताकि वो हमें छोड़कर वापस कहीं भी ना जा सके। हम मम्मा का वापस ले आएंगे ना डेडी। आंसू ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बोली, हाँ मेरी बच्ची, हम आपकी मम्मा की तलाश कर लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे और जब वो हमें मिल जाएगी तब हम उसे कैद कर देंगे ताकि वो आपको और मुझे, हम दोनों को छोड़कर कहीं भी ना जा सके। उद्धरण चिन्ह।
हम ढूंढ लेंगे, बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे आपकी मम्मा को। ये बोलते हुए ही अलेक्जेंडर ने कसकर नन्ही सी आंसू को अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगाया हुआ था। उन दोनों ही बाप बेटी की आंखों में आंसू थे और दोनों ही एक ही लड़की के लिए रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे। तो वही दूसरे कमरे में रिया खिड़की के पास बैठी काफी ज्यादा दुखी सी ऊपर आसमान में दिख रहे चांद को देख रही थी। उद्धरण चिन्ह। और उसकी आंखें एकदम बेजान थी, बिल्कुल खाली, जैसे वो अब जीना नहीं चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। रिया भी पहले से कुछ दुबली नजर आ रही थी। उसकी आंखों के नीचे भी काफी सारे डार्क सर्कल्स पड़ चुके थे और उसकी आंखें अंदर की तरफ चली गई थी। उद्धरण चिन्ह। रिया अभी खड़ी उस चांद की निहार ही रही थी, उतने में ही उसे अपनी कमर में किसी के हाथ आते हुए महसूस होते हैं, जिन्होंने उसे पीछे से ही हग कर रखा था। जैसे ही रिया उन हाथों को अपनी कमर में फिल करती हैं, ठीक वैसे ही उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो जाती हैं और वो उन हाथों को झटक पीछे पलटकर एक जोर का थप्पड़ अपने सामने खड़े लड़के को लगा देती हैं। एपिसोड 3, मैं और मेरा शरीर दोनों ही बिकाऊ है। जैसे ही रिया पीछे पलटकर एक जोर का थप्पड़ अपने सामने खड़े लड़के को लगाती हैं, ठीक वैसे ही रिया के सामने खड़ा एल्विस अपनी आंखों में आंसू लिए और अपने गालों में अपना एक हाथ रखे आंसू भरी नजरों से ही रिया को देखने लगता है। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह तो खोलता है, मगर कुछ बोल नहीं पाता है। कितनी बार तुमसे बोलूं, मेरे करीब मत आया करो, मुझे इस तरह से मत छुआ करो, मगर तुम्हें मेरी बात समझ आती ही नहीं है ना। उद्धरण चिन्ह। जो आ जाते हो इस तरह से अपना मुंह उठाकर मेरे पास, रिया ने बेहद ही नफरत के साथ इस बात को बोली। हनी नहीं हूं मैं तुम्हारी हनी, मत कहो मुझे हनी, मुझे तुम्हारे मुंह से ये हनी शब्द किसी गाली की तरह लगता है। मैं नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत, बहुत ज्यादा नफरत। अगर तुम मेरी बात मान लिए होते तो क्या चला जाता तुम्हारा? बोलो, क्या चला जाता तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाए एल्विस, तुम सच में मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अगर तुम मुझे समझे होते तो आज हमारे बीच ये दुरिया ना होती। अगर तुम मुझे समझे होते तो आज हम साथ होते और शायद सिया भी ऐसे हम सबको छोड़कर कहीं चली ना गई होती। रिया ने कहते हुए इस बात को बोली। हनी प्लीज हनी, शांत हो जाओ, इस तरह से तुम्हारा गुस्सा करना सही नहीं होगा। तुम चाहो तो मुझे मार लो, पिट लो, जो चाहो वो कर लो, मगर प्लीज इस तरह से पैनिक होना बंद करो। तुम प्रेग्नेंट हो और इस तरह ऐसी हालत में इतना पैनिक होना सही नहीं होगा, ना तुम्हारे लिए ना ही हमारे बेबी के लिए, एल्विस ने रोते हुए इस बात को बोला। बच्चा, तुम्हें तो अपने बच्चे की फिक्र होगी ही ना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना मेरी बहन की फिक्र है, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब है। रिया ने एल्विस को उंगली दिखाते हुए बोली। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो हनी, तुम अच्छी तरह से जानती हो मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। और रही बात सिया की, तो हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, भाई भी उसकी तलाश कर रहे हैं, बहुत जल्दी ही हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। तुम इस तरह से परेशान होना बंद कर दो, वो जहां भी होगी ठीक ही होगी, और मुझे पूरा यकीन है हमारे आदमी उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे। एल्विस ने रिया को समझने की कोशिश करते हुए बोला। ढूंढ ही तो रहे हैं तुम्हारे आदमी, 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से मेरी बहन घर से गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है, और तुम बोल रहे हो तुम्हारे आदमी उसकी तलाश कर रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, ऐसे कैसे ढूंढ रहे हैं? अगर तुम अच्छे से ढूंढ रहे होते तो सिया जरूर मिल जाती है। रिया ने रोते हुए ही इस बात को बोली। रिया को इस तरह से रोते हुए देखकर और उसकी ऐसी हालत देखकर एल्विस का दिल टूट जाता है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। एक तरफ उसका भाई इतना ज्यादा परेशान था और ऊपर से उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, उसकी भी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो। उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी वो रोज उससे झगड़ा करती है और उसे अपना दुश्मन समझ बैठी है, तो दूसरी तरफ उसका भाई पागलों की तरह सिया की तलाश कर रहा है और सिया वो पता नहीं कहाँ चली गई है, उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एल्विस भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था।
इंडिया में अगले दिन सुबह का समय। अर्नव की जब आंखें खुलती हैं तो उसके चेहरे पर एक अलग से मुस्कान और सुकून दोनों ही होता है और वह अपनी नजरें घुमाकर अपने बगल में देखता है जहां पर निवी किसी जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। निवी को ऐसे देखकर अर्नब को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी और वो निवी की इस हालत को देखकर मुस्कुरा रहा था। निवी को देखते ही उसे वह पल याद आ जाता है जब वो उसके ऑफिस में जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी और तब अर्नब ने निवी को पहली बार देखा था और निवी की खूबसूरती को देखकर उसका दिल उस पर आ गया था और अर्नब का दिल निवी को देखकर जोरों से धड़क उठा था और उसने अनजाने में ही निवी को किस कर लिया था। अर्नब के इस तरह किस करने पर निवी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी गुस्से में निवी ने भी अर्नब को उसके ही सारे एम्प्लॉय के सामने थप्पड़ लगा दी थी और उसे काफी सारी बातें भी सुनाई थी। साथ ही उसे ये भी बोली थी वो बिकाऊ नहीं है, ना ही उसकी बॉडी बिकाऊ है। निवी की इस हरकत पर अर्नब को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और गुस्से में आकर उसने निवी से बदला लेने का फैसला किया और इसी के चलते उसने निवी के पापा को झूठे चोरी के इल्जाम में जेल भेज दिया था और उसकी छोटी बहन को स्कूल से किडनैप करवा लिया था। यहाँ तक उसके मंगेतर और उसकी माँ दोनों का एक्सीडेंट भी करवा दिया था और दोनों के ऑपरेशन के लिए निवी को लाखों की जरूरत थी, जिस कारण ना चाहते हुए भी निवी को मजबूर होकर अर्नब के सामने हार माननी पड़ी और उसके सामने झुकना पड़ा और इस सब का फायदा उठाकर अर्नब ने निवी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अर्नब मुस्कुराते हुए ही निवी की हालत देख रहा था जिस पर उसे अपने दरिंदगी साफ नजर आ रही थी और इस तरह निवी को अपने बिस्तर में देखकर अर्नब को अब खुद पर और भी ज्यादा घमंड होने लगा था और उसे यकीन हो गया था दुनिया में हर चीज बिकाऊ है, फिर वो कोई इंसान हो, उसका ईमान हो या उसका शरीर, पैसों से सब हासिल किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। तो वही निवी नींद में भी उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ साफ नजर आ रही थी। अर्नब अपनी एक उंगली को निवी के चेहरे पर फेरने लगता है। अर्नब के टच से निवी जो कुछ घंटे पहले ही सोई थी, उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और आंखें खुलते ही उसकी नजरें अर्नब की नजरों से जाकर मिलती हैं। अर्नब को अपने सामने देखकर कल रात जो कुछ भी हुआ वह सब किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। कल रात की सारी घटना को याद कर निवी का सारा बदन डर के मारे कांपने लगता है और उसकी आंखें भी डर से भर जाती है। वह डरते हुए ही अर्नब को देखने लगती है और उसके हाथ की उंगली को अपने चेहरे से गले की तरफ फिसलते हुए पाकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और उसके आंखों में वापस से आंसू आने लगते हैं। वह डरते हुए ही जैसे ही अर्नब हाथ हटाने के लिए अपना एक हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, उसे महसूस होता है उसके हाथ काफी ज्यादा दर्द में है और उसे अपने हाथों को उठाने में भी काफी दर्द हो रहा है। दर्द के कारण उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो जाते हैं और वो वैसे ही आंसू भरी नजरों से डरते हुए ही अर्नब को देखने लगती हैं, जो शैतानी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए उसे ही देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। तुम जो चाहते थे तुम्हें वो मिल चुका है, तो क्या तुम मेरे पापा को जेल से बाहर निकाल सकते हो? क्या मेरी बहन को वापस से घर भेज सकते हो और मेरी माँ और मंगेतरों के इलाज के लिए मुझे पैसे दे सकते हो? निवी ने इस बात को काफी बुरी तरह से रोते हुए बोली। निवी की बात सुनकर अर्नब के होठों पर डेविल मुस्कान वापस से आ जाती है और वो उसी डेविल मुस्कान के साथ ही निवी के होठों पर अपना अंगूठा रख उसे सहलाने लगता है। उसके इस तरह होठों पर अंगूठे के रखने और लिप्स पर बने घाव में अंगूठे को सहलाने निवी को अपने लिप्स पर काफी तेज दर्द होता है और दर्द के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसकी दर्द भर आह निकल पड़ती है। अर्नब निवी की दर्द भरी आवाज को सुनकर उसके होठों से अंगूठा हटा लेता है और उसकी आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ कर हंसते हुए बोला, तुम्हारे पापा और बहन को मैं घर भिजवा दूंगा, मगर अपनी माँ और मंगेतर के इलाज में लगने वाले पैसों के लिए तुम्हें पहले कुछ करना होगा। तुमने जो बोले मैंने वो सब की। कल रात मैंने खुद को पूरी तरह से तुम्हें सौंप दी
और तुम्हारी सारी दरिंदगी अपने आप पर सहन की अब, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं तुम्हें दे सकूं। निवी ने रोते हुए बोली, तुमने मुझे वो दिया जो मैं तुमसे चाहता था, मगर अभी भी मेरा गुस्सा तुम पर से शांत नहीं हुआ है। और जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। तुमने जो मेरे साथ किया है उसके लिए अभी मैंने तो ठीक से बदला लिया भी नहीं है और तुम इतने में ही हार मान गई। तुम्हें अपनी माँ और मंगेतर के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? ठीक है, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले तुम मुझसे माफी मांगते हुए बोलो। तुम और तुम्हारा शरीर दोनों ही बिकाऊ है और तुम इस बात को मानती हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। अब आगे से तुम वही सब करोगी जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। तुम अब से मेरी गुलाम हो। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की बात सुनकर निवी रोते हुए ही बोली, हाँ मैं गलत थी, मैंने तुम पर हाथ उठाकर सबसे बड़ी गलती की है। मैं और मेरे शरीर दोनों ही बिकाऊ है। मैं इस बात को कबूल करती हूँ और अब से मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगी, तुम्हारी गुलाम बनकर रहूंगी। गुड, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है और कल रात को खुश भी किया है। और तुमसे खुश होकर मैं तुम्हारी माँ और मंगेतर दोनों के इलाज के लिए पैसे देने को तैयार हूँ। और तुम्हारी छोटी बहन और पापा वो भी घर पहुँच जाएंगे। पर उससे पहले तुम्हें कुछ और भी करना होगा। तुम्हें एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना होगा। और तुम्हें तब तक मेरे साथ मेरी गुलाम बनकर रहना होगा जब तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे देती हो। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 4, कॉन्ट्रैक्ट पेपर। तुम्हें एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना होगा और तुम्हें तब तक मेरे साथ मेरी गुलाम बनकर रहना होगा जब तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे देती हो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही निवी अर्नव की इस बात को सुनती है, ठीक वैसे ही उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह अपनी आंसुओं से भीगी हैरान नजरों से अर्नव को देखने लगती हैं। तुम तो बस मेरे साथ एक रात बिताना चाहते थे ना? तो फिर तुम अब ये क्या बोल रहे हो? मैं कैसे तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। निवी ने काफी ज्यादा जोरों से रोते हुए बोली, हाँ, मैं भी पहले तुम्हारे साथ बस एक रात बिताना चाहता था। तुम्हारे बदन के साथ खेलना और तुम्हें मसलना चाहता था। साथ ही तुम्हारे गुरूर को भी तोड़ना चाहता था। मगर एक रात बिताकर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये सही नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ऐसे में तुम किसी ना किसी से शादी कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी और खुशी से जिंदगी जीने लगोगी, मगर मैं तुम्हें खुश कैसे देख सकता हूँ? मैं तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इसीलिए मैंने काफी सोच समझकर ही इस फैसले को लिया है। वैसे भी मैं तो ठहरा एक प्ले बॉय और मैं किसी एक लड़की पर रुकता नहीं। मुझे हर दिन एक नई लड़की चाहिए अपने बिस्तर पर। मगर मुझे अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए शादी करनी होगी और शादी जैसा बोझ मैं नहीं उठा सकता हूँ। इसीलिए अब तुम मेरे वंश को आगे बढ़ाने का काम करोगी। तुम मुझे एक बच्चा देने के बाद फ्री हो सकती हो और तुम्हें मेरी इस बात को माननी ही होगी। उद्धरण चिन्ह। अगर तुम मेरी इस बात को नहीं मानती हो तो भूल जाओ, तुम अपनी माँ और मंगेतर की जान बचा पाओगी। उद्धरण चिन्ह। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। वैसे डॉक्टर ने तुम्हें पैसे लाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था ना? आधे से ज्यादा समय तो बीत चुका है। सोच लो क्या करना है तुम्हें। इतना बोलकर अर्नव बेशर्मों की तरह उसे ताड़ने लगता है। उद्धरण चिन्ह। निवी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो कैसे इस हैवान के साथ रह सकती हैं? कैसे इसके बच्चे को जन्म दे सकती हैं जिसने कल रात उसकी इज्जत को ताड़ कर दिया, उसे इतनी बुरी तरह से फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया। मगर उसके पास सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं था, उसे अभी ही फैसला करना था। निवी को अपनी सोच में गुम देखकर अर्नव वापस से उसकी लाचारी का मजाक बनाते हुए ही बोला, तुम सोचने के लिए समय ले सकती हो, मगर क्या तुम्हारे मंगेतर और माँ के पास समय है क्या? ये बोलते हुए ही वो हंसने लगता है। उद्धरण चिन्ह। और बेड से उठकर जमीन में पड़े अपने कपड़े उठाने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर निवी डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कहीं ये लड़का उसे इस हालत में ऐसे ही छोड़कर चला ना जाए।
अगर ये यहाँ से चला गया तो उसकी माँ और मंगेतर का इलाज कैसे होगा। यही सब सोचकर ही निवी अपनी दोनों आंखों को बंद कर बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मेरी माँ मेरे मंगेतर का इलाज करवा दो। उनके पास ज्यादा समय नहीं है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। निवी ने बुरी तरह से रोते हुए बोली। निवी की बात सुनकर अर्नव के होठों पर जहरीली मुस्कान आ जाती है और वह बेड के बगल वाले ड्रोच में से एक कॉन्टैक्ट पेपर निकालता है और उस पेपर को निधि के सामने फेंकते हुए बोला, पढ़ लो और पढ़कर इसमें साइन कर दो। निवी हाँ मैं अपना कर हिलाते हुए बोली, ठीक है, अगर मैं कॉन्टैक्ट में साइन कर दूंगी तो तुम मेरी माँ का इलाज करवा दोगे ना। उद्धरण चिन्ह। हाँ बिल्कुल, वैसे भी मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और इस बात को तो तुम अच्छी तरह से जानती हो और मैं अपनी बात से बदलूंगा नहीं। इधर तुम इन पेपर पर साइन करोगी और उधर तुम्हारी माँ का इलाज चालू हो जाएगा। जैसे ही अर्नव ने इस बात को बोला, निवी ने बिना कुछ सोचे समझे ही बिना उन पेपर को पढ़े उन्हें अपने हाथ में पकड़ ली और वह बेड पर उठने की कोशिश करने लगी है, मगर उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द था कि उससे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा था। वो उठने की काफी कोशिश करती है मगर शरीर में हो रहे दर्द के कारण उसकी बस चीख निकल रही थी, वह उठ नहीं पा रही थी। उद्धरण चिन्ह। उसकी ऐसी हालत देखकर एक पल के लिए तो अर्नव भी हैरान रह जाता है और वैसे ही उसे देखते हुए बोला, क्या तुमसे उठकर बैठा भी नहीं जा रहा है। निवी लाचारी से ना में ही अपना सर हिला देती है। जब तुम खुद उठकर बैठ नहीं सकती हो तो इन पेपर में साइन कैसे करोगी। अर्नव ने बिना किसी भाव के कहा, क्या मैं इन पर अंगूठा लगा सकती हूँ। निवी ने बिना कुछ सोचे समझे बोली। निवी की बात सुनकर अर्नव उसे अजीब तरह से घूरने लगता है और घूमते हुए ही बोला, रुको मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतना बोल वह बेड के पास आता है और निवी को उठने में मदद करता है। निवी कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है क्योंकि उसे बैठने में भी काफी दर्द हो रहा था और दर्द के कारण उसकी आह निकल रही थी। अर्नव भी सब समझ पा रहा था कि उसने निवी के साथ कितना ज्यादा कर दिया है जिस कारण निवी उठ भी नहीं पा रही है, मगर उसे फिर भी निवी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उद्धरण चिन्ह। निधि बेड से टिककर बैठ जाती है और फिर उन पेपर पर साइन करने लगती है। जैसे ही पेपर पर साइन होते हैं, अर्नव उसके हाथ से उन पेपर को ले लेता है और अपना मोबाइल ढूंढकर अस्पताल में कॉल लगा देता है। जैसे कि निवी ने ये देखती है उसे एक राहत मिलती है। एपिसोड 5, तुम्हारे अंदर दिल नी पत्थर है। उद्धरण चिन्ह। अर्नब को अस्पताल कॉल लगाते हुए देखकर साथ ही डॉक्टर से बात करते हुए देखकर कि उसकी माँ और मंगेतर का ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए। ये सुनकर निवी एक राहत की सांस लेती है और अब उसका डर थोड़ा काम हो जाता है, ये सोचकर कि अब उसकी माँ और मंगेतर दोनों का ऑपरेशन हो जाएगा और उन दोनों की ही जान बच जाएंगी। कॉल कट करने के बाद अर्नव अपना मोबाइल अपने पेट के पॉकेट में डालता है और निवी की तरफ देखने लगता है जो बेड पर किसी लाश की तरह बैठी थी। उसे वैसे देखकर अर्नव को उस पर कोई तरस नहीं आता है, न ही उसे उसके दर्द से कोई फर्क पड़ता है, बल्कि वह तो अपने चेहरे पर एक डेविल मुस्कान लिए हुए ही बोला, जल्दी से अपने कपड़े पहनो और मेरे साथ चलो। अर्नब की यह बात सुनते ही निवी एकदम हैरान होकर उसे देखने लगती है। क्या तुम्हें लगता है अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं अपने पैरों पर चल भी पाऊंगी। निवी ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए बोली। निवी की बातें सुनकर अर्नब उसे घूरने लगता है और वैसे ही घूरते हुए बोला, तुम्हारी हालत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ही तुम्हारे किसी भी दर्द या तकलीफ से मुझे फर्क पड़ता है। हम दोनों के बीच एक सौदा हुआ है, मैंने तुम्हारी माँ और मंगेतर दोनों के ऑपरेशन के लिए लाखों रुपए दिए हैं। उनके ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी भी मेरी अपनी है और इसी सौदे के बदले पर तुमने मुझसे सौदा किया है कि तुम मुझे एक बच्चा दोगी और जब तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे देती तब तक तुम मेरे साथ ही रहने वाली हो, मेरी गुलाम बनकर। अंडरस्टूड। अर्नब ने बिना किसी भाव के कहा, पर मैं अभी चल नहीं सकती हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बैठने में भी कितनी तकलीफ हो रही है।
क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर दिल की जगह पत्थर है? निवी ने रोते हुए बोली। तुम्हें जो समझना है तुम वो समझ सकती हो। वैसे भी मैंने तुम्हें साफ कहा है। मुझे तुम्हारे किसी भी दुख दर्द तकलीफ किसी भी चीज से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम मेरे लिए किसी सामान की तरह हो जिसे मैं जब चाहे इस्तेमाल कर सकता हूँ, जब मेरा मन करे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक सकता हूँ। तो मुझे और बहस नहीं करनी है, जल्दी से अपने कपड़े पहनो, मेरे साथ चलो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का समय है, अर्नव ने इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा। अर्नव की बात सुनकर निधि को काफी ज्यादा दुख होता है और उसे अपनी किस्मत पर ही तरफ आने लगता है कि क्यों वह इस आदमी के ऑफिस गई इंटरव्यू देने के लिए और क्यों उसने इस पर हाथ उठाए। मगर अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, साथ ही वो उसके साथ कांटेक्ट में भी बन चुकी थी, जिस कारण उसके पास अब इस हैवान की बात मानने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। निवी जैसे तैसे उठने की कोशिश करती है मगर उसकी हिम्मत जवाब दे देती है। वह नहीं हिल पा रही थी, नहीं डुल पा रही थी, पर फिर भी वो जितनी भी ताकत थी उसके अंदर सबको जमा कर जैसे तैसे उठकर खड़ी तो हो जाती है। मगर वह अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वह जैसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती तो उसे अपने कमर पर काफी तेज दर्द होता है, जिस कारण उसकी दर्द भारी चीज निकल रही थी। अर्नव वहीं पर खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था, लेकिन निवी की चीख सुनकर भी उस पर जरा सा भी असर नहीं हो रहा था, ना ही उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन थी। वह तो बस ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे लग रहा था जैसे निवी बस नाटक कर रही है दर्द में होने का। बस बहुत हुआ तुम्हारा ये सारा ड्रामा, इतना बोलते ही अर्नव की नजर बेड पर बिछी चादर पर पड़ती है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिसे लाल देखकर अर्नव को समझ आ जाता है उसने रात में सच में निवी के साथ कितनी ज्यादा दरिंदगी की है, जिसे महसूस कर और निवी को उस हालत में देखकर अर्नव कुछ पल के लिए किसी सोच में पड़ जाता है और निवी के पास आते हुए ही बोला, ठीक है तुम जाकर पहले सावर ले लो, थोड़ी देर में मेरा असिस्टेंट और कुछ लोग तुम्हें यहाँ लेने आ जाएंगे, उनके साथ तुम आ जाना, वह तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। अर्नव की बात को सुनकर निवी हैरान होकर उसे देखने लगती है और वैसे ही हैरान होते हुए बोली, क्या हॉस्पिटल पर? क्यों? मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, निवी ने हड़बड़ाते हुए बोली। निवी की बात सुनकर अर्नव अपने होठों पर एक डेविल मुस्कान लाते हुए बोला, हॉस्पिटल तो तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें अपने टेस्ट तो करवाने ही होंगे ताकि डॉक्टर क्लियर कर बता सके कि तुम मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए बराबर से कैपेबल हो या नहीं। चुपचाप से हॉस्पिटल आ जाना, थोड़ी देर में डॉक्टर तुम्हारे चेकअप कर लेंगे, उसके बाद तुम अपने घर जा सकती हो। और हाँ, अपनी माँ की और उसे मंगेतर की फिक्र मत करना, उन दोनों का ऑपरेशन सही से हो जाएगा और तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन को भी तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया है, तो तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होने के बारे में सोचने की जरूरत है। समझ में आया तुम्हें? अर्नव ने बिना किसी भाव से कहा। अर्नव की बात सुनकर निवी कुछ नहीं बोल पाती है, वह बस अपना सर झुका लेती है और अर्नव भी अपने कपड़े पहनकर उस होटल रूम से बाहर निकल जाता है और निधि किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाथरूम में चली जाती है। दूसरी तरफ सिया अपने अपार्टमेंट में थी। उसका अपार्टमेंट काफी छोटा था, जिसमें सिर्फ 2 बेडरूम, वह भी छोटे छोटे से, एक हॉल और किचन बाथरूम थे। सिया ने इस अपार्टमेंट को रेंट पर लिया हुआ था। सिया कल से ही अपनी दोस्त निवी को कॉल लगा रही थी, जिसके साथ स्कूल और कॉलेज दोनों में उन्होंने पढ़ाई की थी, और वो रिया, निवी, वह तीनों ही काफी अच्छी दोस्त थी। सिया काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि वह अपनी फ्रेंड को काफी समय से कॉल कर रही थी मगर उसका कॉल बंद आ रहा था। साथ ही उसे यह बात भी पता चली थी कि निवी की मां का एक्सीडेंट हो गया है और जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी उस लड़के को भी किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिस कारण वह भी अस्पताल में एडमिट है। सिया निवी के घर गई थी पर उसे वहां पर ना ही उसकी पापा मिले ना ही उसकी छोटी बहन मिली। सिया को निवी के साथ जो कुछ भी हो रहा था सब पता चल गया था, मगर वो इस बात से अनजान थी कि निवी की जिंदगी में किस तरह से डेविल ने कदम रख लिया है, जिसने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है।
सिया काफी ज्यादा परेशान हो ही रही थी कि इतने में ही उसका मोबाइल बजता है। जैसे ही सिया अपने मोबाइल में आ रहे नंबर को देखती है, वो जल्दी से उस कॉल को उठा लेती है और जैसे ही उस कॉल को उठाकर अपने कान में लगाती है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। एपिसोड 6, अलेक्जेंडर का दर्द। सिया काफी ज्यादा परेशान हो ही रही थी कि इतने में ही उसका मोबाइल बजता है। जैसे ही सिया अपने मोबाइल में आ रहे नंबर को देखती है, वो जल्दी से उस कॉल को उठा लेती है और जैसे ही उस कॉल को उठाकर अपने कान में लगाती है, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ की आवाज सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ से निवी की रोती हुई आवाज सिया के कानों में पड़ती है, जो बुरी तरह से रोते हुए ही बोली, सिया सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। मेरी ही एक गलती की वजह से मेरे पूरे परिवार की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। उद्धरण चिन्ह। मेरी ही एक गलती की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है सिया, और जो बचा है मैं उसे खोना नहीं चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। मैं अब एक ऐसी जगह में फंस चुकी हूँ जिस जगह से निकल पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। ये बोलते हुए ही निवी काफी बुरी तरह से रो रही थी। उद्धरण चिन्ह। निवी, निवी क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? तू इतना क्यों रो रही है? क्या किसी ने तेरे साथ कुछ किया है? मुझे बता ना निवी, देख हम दोस्त हैं, हम बचपन से ही साथ में पढ़े हैं। तू मुझसे कुछ छुपा नहीं, मुझे डर लग रहा है। क्या हो गया, कुछ तो बोल ना निवी। ये बोलते हुए ही सिया भी काफी ज्यादा डर जाती हैं और घबरा भी जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर अभी सब कुछ बताने का सही समय नहीं आया है। अगर कुछ कर सकती है तो प्लीज बस इतना कर, तू हॉस्पिटल चली जा और अस्पताल जाकर देख मेरी माँ का ऑपरेशन सही से हो पा रहा है या नहीं, और माँ की हालत कैसी है। प्लीज मुझे कॉल कर जरूर बता देना, मैं अभी हॉस्पिटल नहीं आ सकती हूँ और ना ही मैं अभी किसी और से मिल सकती हूँ। प्लीज तू मेरा इतना सा काम कर देंगी ना सिया? ये बोलते हुए ही निवी अभी भी रो रही थी। हाँ, मैं तेरा काम कर दूंगी और मेरे लिए ये कोई काम नहीं है। फ्रेंड है हम, और दोस्त तो बुरे समय पर एक दूसरे के काम आते ही है। और वैसे भी जो दोस्त बुरे समय पर काम ना आया वह दोस्त कैसा? तू फिक्र मत कर, मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ और मैं तुझे आंटी की हालत के बारे में भी बता दूंगी। तू फिक्र मत कर, बस रोना बंद कर दे और प्लीज अपना ध्यान रखना, सिया ने निवी को समझाने की कोशिश करते हुए बोली। और इतना बोलकर सिया शांत हो जाती है, तो निवी भी बस हाँ में जवाब देने के बाद वो कॉल कट कर देती है। उद्धरण चिन्ह। अब सिया को पूरा यकीन हो गया था कि निवी के साथ कुछ ना कुछ गलत और बुरा हुआ है। ये सब सोचकर ही सिया को काफी बुरा लग रहा था, तो वही होटल रूम में निवी किसी तरह से नहाकर कपड़े पहनकर बेड पर बैठ जाती है। तभी कमरे का डोर खुल जाता है और बाहर से कुछ गार्ड, डॉक्टर और कुछ नर्स की यूनिफॉर्म पहने लड़की अंदर आती हैं। उन सभी को इस तरह से अंदर देखकर निवी डर जाती हैं। दूसरी तरफ लंदन में, जहां इंडिया में दिन हो रहा है, वही लंदन में इस समय रात हो रही थी। सारे घर वाले सो चुके थे, मगर अलेक्जेंडर की आंखों से नींद कहीं गायब सी थी। उसकी आंखों के आगे बार बार बस सिया का हंसता मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा आ रहा था। साथ ही उसका खुद से अपने प्यार का इजहार करना, खुद को किस करना, हग करना, प्यार करना, हर एक पल अलेक्जेंडर की आंखों के सामने आ रहा था। और उन सभी प्यार भरे पलों को याद कर अलेक्जेंडर की आंखें नम सी हो जाती हैं। अलेक्जेंडर आंसू बहाते हुए ही खुद से बोला, जो भी बात थी हम बैठकर भी कर सकते थे सिया, अगर तुम माँ नहीं बन सकती थी फिर भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं थी। मैंने तो तुमसे प्यार किया था, किसी बच्चे से नहीं, जो तुम हमारे बीच किसी बच्चे का बहाना लाकर मुझे और हमारी बेटी को छोड़कर ऐसे चली गई। उद्धरण चिन्ह। तुमने सच में मेरे साथ बहुत बुरा किया है और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ, ना ही तुम्हें खुद से ज्यादा दिनों तक खुद से दूर रहने दूंगा।
उद्धरण चिन्ह। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, फिर तुम दुनिया के किसी भी कोने में ही क्यों ना छुपी हुई हो, मगर फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा। और एक बार तुम मुझे मिल बस जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी कमरे में कैद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। ताकि तुम मुझे कभी भी कहीं पर भी छोड़कर ना जा सको। एक तरफ तो तुमने मुझसे कहा तुम मुझे प्यार करती हो, मगर दूसरे ही पल तुम मुझे छोड़कर दूर चली गई। ऐसा क्यों वाइफी? क्या मैं इतना बुरा था जो तुम ऐसे मुझे छोड़कर चली गई? ये बोलते हुए ही अलेक्जेंडर काफी ज्यादा दुखी था और उसकी आंखों में ढेर सारे आंसू थे। उद्धरण चिन्ह। तो वही दूसरी तरफ सिया हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में भी नमी थी और वो भी अलेक्जेंडर को ही याद कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। जिसे याद कर उसकी आंखें नम हो चुकी थी और उसे काफी ज्यादा दर्द अपने सीने में हो रहा था। उद्धरण चिन्ह। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से दिल ही निकाल दिया और अब वो जिंदा रहने के लिए तड़प रही हैं। उससे ठीक से सांसें भी नहीं ली जा रही थी। वो आंसू बहाते हुए ही खुद से बोली, मुझे पता है तुम मुझे याद कर रहे होंगे और मुझे याद कर दुखी हो रहे होंगे। पता नहीं क्यों मगर मेरा दिल आज काफी ज्यादा बेचैन और दुखी हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे गले लगूं और तुम्हें अपनी बाहों में भरकर ढेर सारा प्यार भी करूं। इतने महीने से तुम्हारे बिना कैसे रह रही हूं, यह मुझे पता है और मैं ये भी समझ पा रही हूं कि तुम्हारा भी मेरे बिना दूर रहना कितना मुश्किल होगा। मगर फिर भी मैं उम्मीद करूंगी कि तुम जल्द से जल्द किसी और से शादी कर लो और मुझे भुला दो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी तरह की कोई खुशी नहीं दे सकती हूँ, किसी तरह का कोई दुख नहीं दे सकती हूँ। मगर कोई और तुम्हें वह सब दे पाएंगे जो तुम डिजर्व करते हो। मैं सच में तुम्हारे लायक नहीं हूँ अलेक्जेंडर, मैं सच में नहीं हूँ तुम्हारे लायक। ये बोलते हुए ही उसे काफी भारी भारी सा लग रहा था और उसकी आंखों से आंसू भी बहे जा रहे थे। वह बेंच पर बैठी ही आंसू बहा ही रही थी, तभी वहां पर कोई आकर उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख देता है, जिसे महसूस कर सिया डर जाती हैं। एपिसोड 7। प्राइवेट बॉडी में स्वेलिंग। निवी इस समय कुछ डॉक्टरों से घिरी हुई थी और वो सभी उसके कुछ टेस्ट कर रहे थे। उद्धरण चिन्ह। अर्नब भी वहीं पर मौजूद था और वह डॉक्टर को उनका काम करते हुए देख रहा था। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर इस समय कोई इमोशन नहीं थे, ना ही उसे देखकर पता लगाया जा सकता था कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। उद्धरण चिन्ह। उसका चेहरा इमोशन लेस था, मगर उसकी नजर बस हॉस्पिटल बेड पर लेटी निवी पर ही थी। डॉक्टर जिसे चेक कर रहे थे, करीब 2 घंटे बाद निवी के सारे टेस्ट हो जाते हैं। उसके सारे टेस्ट हो जाने के बाद जब जैसे ही रिपोर्ट आती है, तो सारे ही डॉक्टर उन रिपोर्ट को आपस में पढ़ते हुए बातें करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। अर्नब चुपचाप बैठा डॉक्टर को डिस्कस करते हुए देख रहा था, मगर जब उससे ज्यादा देर तक और इंतजार नहीं होता है, तब वो एकदम अपनी इमोशनलेस कड़क आवाज में बोला, क्या है रिपोर्ट में? क्या निवी एक हेल्थी बच्चों को जन्म दे सकती है? अर्नब की एकदम कड़क आवाज को सुनकर डॉक्टर डर जाते हैं और डरते हुए ही अर्नब को देखने लगते हैं, क्योंकि अर्नब की आवाज काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। एक डॉक्टर थोड़ा सा डरते हुए ही बोला, सर मिस निवी की सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। वह आराम से एक हेल्दी बच्चे को कंसीव कर सकती हैं और उसे जन्म भी दे सकती है। उनकी रिपोर्ट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनकी बॉडी काफी कोल्ड है, जिस कारण से उन्हें काफी सारी चीजों के लिए सावधानी रखने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। साथ ही उन्हें ठंडी चीजों से और ठंडी जगह से दोनों से ही बचकर रहने की जरूरत है। अगर आप दोनों एक हेल्थी बेबी चाहते हो तो आपको उसके लिए अभी से ही काफी सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ये बोलते हुए ही डॉक्टर अर्नब को सारी बातों के बारे में बता देता है। निवी भी वहीं पर थी, जो खुद भी डॉक्टर की सभी बातों को सुन रही थी
और सभी की बातों को सुनकर निवी को अपने अंदर काफी ज्यादा दर्द फील हो रहा था। वो अभी सिर्फ 23-24 साल की थी और वो इतनी जल्दी किसी के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती थी, खासकर बगैर शादी के तो बिल्कुल भी नहीं। मगर अब उसकी जिंदगी पर उसका खुद का कोई हक नहीं था। उसने एक तरह से खुद को किसी और को बेच दी थी और इस बात को वह काफी अच्छी तरह से जानती थी, जिस कारण उसे ना ही अर्नव को खुद के करीब आने से रोकने का हक था, ना ही उसे कुछ बोलने का हक था। उसने खुद को ही अर्नव की गुलाम बनाई थी और अब वो उस बात से पीछे नहीं पलट सकती थी। एक फीमेल डॉक्टर अर्नव को थोड़ी अजीब तरह से देखते हुए बोली, मिस्टर अर्नव, अगर आप चाहते हो कि मिस निवी जल्द से जल्द एक बेबी कंसीव कर ले, तो उसके लिए आपको मिस निवी का ध्यान रखना होगा। जिस तरह से कल रात हुआ, आपको उस चीज को अवॉइड करना होगा। मैंने मिस निवी की बॉडी देखी है, उनकी पूरी ही बॉडी बुरी तरह से जख्मी है, खासकर उनका प्राइवेट पार्ट में काफी ज्यादा इंजरी है और स्वेलिंग भी है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, आपको कुछ दिन मिस निवी से दूर रहना होगा। अगर आप दूर नहीं रहते हो और कल जो हुआ वही सब बार बार करते हो तो फिर मुश्किल हो जाएगा कि निवी कभी भी फ्यूचर में मां बन पाए। उस डॉक्टर की बात को सुनकर निवी डर जाती है और उसे डर लगने लगता है। मगर अर्नव के चेहरे पर जरा सी भी सिकन तक नहीं थी, ना ही उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे डॉक्टर की किसी बात की कोई भी परवाह है। नहीं, उसे निवी की कोई फिक्र है। थोड़ी देर वैसे ही बात करने के बाद अर्नव निवी को लेकर अपने साथ जाने लगता है। निवी को चलने में काफी ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रही थी, जिस कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो काफी धीमी धीमी चल रही थी, तो वही अर्नव अपने लंबे लंबे कदमों से चल रहा था, जिनके कदमों से कदम मिलाकर चल पाना निवी के लिए काफी मुश्किल था। निवी अर्नव से काफी पीछे छूट गई है, जिस कारण वो अपनी जगह पर रुककर पीछे पलट कर देखता है। निवी काफी धीमी धीमी चल रही थी। उसे इस तरह से धीमे चलते हुए देखकर अर्नव को गुस्सा आने लगता है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव वैसे ही गुस्से में अपने दांत में स्मिसाते हुए बोला, क्या तुमने अपने पैरों पर मेहंदी लगा रखी है, जो इतनी धीमी धीमी चल रही हो? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं चलना है तो बता सकती हो, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने का कोई शौक नहीं है, ना ही तुम्हें अपने साथ रखने का कोई शौक है। उद्धरण चिन्ह। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए। वैसे भी मैंने जितनी बड़ी रकम तुम्हारी माँ और मंगेतर के ऑपरेशन के लिए दिए हैं, उस रकम के हिसाब से एक बच्चा देना तुम्हारे लिए काफी आम सी बात है। अगर तुम सारी जिंदगी भी मेरी गुलाम बनकर रहो तो भी इतने पैसे मुझे वापस नहीं लौटा पाओगी। अर्नव ने इस बात को निवी का मजाक उड़ाते हुए बोला। अर्नव की बात सुनकर निवी की नजरें झुक जाती है और वह कुछ नहीं बोलती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसकी आंखों के आंसू नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। उसका मन तो करता है वह अर्नव को पलटकर जवाब दे, मगर उसकी ऐसी हालत नहीं थी जो वह अर्नव को जवाब दे पाए, इसलिए वो खामोशी से अपनी नजरें झुका ही होती है। निवी को वैसे नजरें झुकाते हुए देखकर अर्नव निवी के पास जाता है और उसे गुस्से में घूरने लगता है। निवी आगे कुछ समझ पाती है उससे पहले ही अर्नव झुककर निवी को अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्नव के इस तरह ऐसे उठाने पर निवी एकदम हैरान रह जाती है कि उसके साथ ये सब क्या हुआ। अभी अभी निवी कुछ पल के लिए ब्लैंक हो जाती हैं। जब वो अपने होश में वापस आती है तो वह खुद को अस्पताल के बाहर पाती है। अर्नव निवी को अपनी कार के अंदर किसी सामान की तरह पटक देता है, जिस कारण निवी की दर्द से भरी आंख निकल पड़ती है। मगर अर्नव को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह उसे वैसे ही गुस्से में घूरते हुए बोला, आज से तुम मेरे विला में रहोगी, मेरी गुलाम बनकर, वह भी तब तक जब तक तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे देती हो। तो अपने जितने भी नखरे हैं, एटीट्यूड है, उन सबको भुलाकर तैयार हो जाओ मेरा गुस्सा और नफरत सहने के लिए। इतना बोलकर अर्नव अपनी दूसरी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, तो वही निवी अर्नव की बातों को सोचकर काफी ज्यादा डर जाती है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 8, तुम्हारी जिंदगी नाक बीन दूंगा।
सिया बेंच में बैठी आंसू बहा रही होती हैं, तभी पीछे से आकर कोई उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख देता है, जिसे महसूस कर सिया अपनी आंखों में आए सारे आंसुओं को साफ करती हैं और अपनी बगल में देखने लगती हैं, जहां पर एक 14 साल की लड़की उसके बगल में ही बैठी हुई थी और उसे ऐसे रोते हुए देखकर थोड़ा परेशान भी हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। सिया दीदू, आप इस तरह से क्यों रो रही हो? क्या माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है जो आप इतना रोए जा रही हो? और आकाश भैया वो कैसे है? वो भी ठीक तो होंगे ना? आपको पता है दी स्कूल से आते समय कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और सारी रात में वही उन लोगों के साथ डरते हुए रही, मगर बाद में उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। उस लड़की ने सिया की सूजी हुई आंखों की तरफ देखकर बोला, यह क्या बोल रही हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने किडनैप कर लिया था? किसी ने मुझे इस बारे में कुछ बताया क्यों नहीं है? सिया ने थोड़ा सा परेशान होते हुए बोली। सिया की बात सुनकर वह लड़की हमें अपना सर हिला देती है और अपने आसपास देखते हुए बोली, पापा की हालत पर कुछ ठीक नहीं है, पापा घर पर आराम कर रहे हैं। पापा यहाँ आने की जिद कर रहे थे, मगर मैंने ही पापा को यहाँ आने नहीं थी, क्योंकि उनकी हेल्थ भी काफी खराब है और मैं नहीं चाहती पापा माँ की हालत के बारे में जानकर दुखी हो। उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ पर आ गई। अच्छा हुआ दीदी जो आप यहाँ पर मेरे साथ हो, वरना मैं तो अकेले ही हो जाती है। इतना बोलकर वह लड़की सिया को गले लगा लेती है और उसे वैसे ही गले लगाते हुए बोली, दीदी मेरा फोन नहीं उठा रही है, न ही मेरी उनसे बात हो पाई है। मुझे दीदी की काफी फिक्र हो रही है। पता नहीं दीदी कैसी होगी, कहाँ पर होगी, क्या कर रही होगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे डर लग रहा है सिया दीदी, कहीं दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? इतना है बोलकर वह लड़की रोने लगती है। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर, साथ ही इतना डरता हुआ देखकर सिया उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, तुम इस तरह से रोना बंद करो राधा, अगर तुम ही ऐसे रोते रहूंगी तो फिर तुम्हारी मम्मी को कौन संभालेगा? और तुम निवी की फिक्र मत करो, निवी एकदम ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझसे कही है कि वह यहाँ पर नहीं आ सकती है, वो काम के कारण कहीं बाहर चली गई है, मगर जैसे ही फ्री होगी वह जल्द ही तुमसे मिलने वापस आएंगी। तो तुम रोना बंद करो, इस तरह रोना सही नहीं है। सिया ने राधा से झूठ बोलते हुए बोली, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राधा को सच पता चले। निवी की हालत ठीक नहीं है और वो किसी प्रॉब्लम में है, नहीं तो राधा टूट जाती अपनी बड़ी बहन की हालत देखकर। और सिया राधा को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इस समय राधा भी अगर टूट जाती है तो फिर कौन उसकी माँ को पापा को संभालता, इसलिए सिया ने झूठ बोलना ही सही समझी। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ अर्नव अपने ऑफिस के केबिन में बड़े ही आराम से अपनी चेयर से टिककर बैठा हुआ था और उसके सामने ही एक बड़े से बाउल में काफी सारे फ्रूट्स रखे हुए थे, जिन्हें वह बड़े ही मजे से खा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार निवी का चेहरा आ रहा था। उसे इस तरह से दर्द में तड़पते रोते हुए देखकर अर्नव को पता नहीं क्यों काफी खुशी हो रही थी। वो वैसे ही खुश होते हुए अंगूर का एक पीस अपने मुंह में डालकर बोला, वेलकम टू हेल मिस निवी, तुम नहीं जानती तुम्हारे साथ अब कितना बुरा और क्या क्या होने वाला है। तुम कुछ भी नहीं जानती हो, न ही कभी जान पाओगी। मुझे तुमसे नफरत है, हद से ज्यादा नफरत है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई थी मुझे थप्पड़ मारने की? इतने सारे लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारने की? लड़कियां मेरे बिस्तर पर आने के लिए मरी जाती है, और एक तुम हो जिससे मुझे इतने सारे लोगों के सामने थप्पड़ मारी थी। उस थप्पड़ का बदला तो मैंने तुमसे ले लिया है, लेकिन अभी भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। मेरा गुस्सा तब शांत होगा जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी, और उस बच्चे को जन्म देने के बाद मैं तुमसे उसे छीन लूंगा। इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इतना बोलकर अर्नब जोरों से हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोला, अब से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम मेरे घर में किसी बेस्ट सामान की तरह पड़ी रहने वाली हो।
जिसे मैं जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता हूँ और जब मन किया था उसे फेंक सकता हूँ। तुम मुझे इन सब के लिए मना भी नहीं कर पाओगी। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बनकर रख दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना बोल वो वापस से फ्रूट्स खाने लगता है। उद्धरण चिन्ह। एक बड़ी सी कार एक बड़े से विला के सामने आकर रुकती है और उस कार के अंदर से निवी बाहर निकलती हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को बढ़ाती है, ठीक वैसे ही उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 9, मॉन्स्टर अर्नब। एक बड़ी सी कार एक बड़े से विला के सामने आकर रुकती है और उस कार के अंदर से निवी बाहर निकलती हैं। वो जैसे ही बाहर निकलती हैं, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने कदमों को बढ़ाती है, ठीक वैसे ही उसका सर घूमने लगता है और वो चक्कर खाकर नीचे जमीन पर ही बेहोश होकर गिरने लगती हैं। उद्धरण चिन्ह। जिसे इस तरह से गिरते हुए देखकर ड्राइवर जल्दी से निवी के पास आता है, मगर तब तक निवी जमीन पर गिर जाती है। उसे इस तरह से जमीन पर गिरते हुए देखकर ड्राइवर डर जाता है और उसे डर लगने लगता है, कहीं निवी को कुछ हो गया तो उसका डेविल बॉस उसे ही इसके लिए ब्लेम न करें। ड्राइवर जल्दी से गार्ड को बुलाकर उसकी मदद से निवी को घर के अंदर लेकर जाता है और उसे कमरे पर ले जाकर बेड पर लेटा देता है। घर में मौजूद सारी ही मेड इस तरह से किसी लड़की को पहली बार इस घर में आते हुए देखकर, वह भी बेहोशी की हालत में आते हुए देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और आपस में बातें करने लगती है। ये लड़की कौन है? आज से पहले तो इस घर में कभी कोई लड़की नहीं आई है, न ही सर ने किसी लड़की को अपने घर तक लेकर आए, तो फिर ये लड़की कौन है और इस तरह से हमारे बॉस के घर पर क्यों आई है? लगता है बॉस को कोई लड़की पसंद आई है, इसीलिए बॉस का ड्राइवर उसे यहाँ पर लेकर आया है। मगर बेहोश क्यों है? इसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। सारी ही मेड आपस में बातें कर रही होती है। तभी एक मेड कुछ सोचते हुए बोली, अगर हमारे इस लड़की को पसंद करते हैं तो हमें इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। अगर कहीं हमने इसके साथ में मिसबिहेव किया और यह बात बॉस को पता चली तो हो सकता है बॉस हमें इस जॉब से ही बाहर निकाल दे। उस मेड की बात सुनकर दूसरी में भी हमें अपना सर हिला देती है। हॉस्पिटल। कुछ घंटे बाद ऑपरेशन रूम का डोर खुलता है और डॉक्टर बाहर निकलते हैं। डॉक्टर को देखकर सिया और राधा जल्दी से उसके पास जाते हैं। डॉक्टर, अब मेरी माँ कैसी है? राधा ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करते हुए बोली। राधा की बात सुनकर डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क निकालते हुए बोला, अब तुम्हारी माँ खतरे से बाहर है और ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया है, तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 12 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर सिया और राधा दोनों ही राहत की सांस लेती हैं। तो तभी दूसरे ऑपरेशन रूम का भी डोर खुलता है और वहां से भी डॉक्टर बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर राधा उधर भी भागते हुए जाती है और बाहर निकले डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, मेरे जीजा जी कैसे हैं? वो खतरे से बाहर तो है ना? राधा ने आस भरी नजरों से डॉक्टर को देखते हुए बोली। राधा की बात सुनकर डॉक्टर हमें अपना कर हिलाते हुए बोला, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब तुम्हारे जीजा ठीक है और कुछ घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद तुम मिल सकती हो। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर राधा की जान में जान आई है, तो सिया भी राहत के साथ लेती हैं। दीदी, आपने सुना, माँ और जीजा जी दोनों ठीक है, अब बस दीदी जल्दी से लौट कर आ जाए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पापा की भी हालत कुछ ठीक नहीं है, राधा ने दुखी होते हुए बोली। राधा की बात सुनकर सिया हमें अपना सर हिला देती है और दुखी होते हुए अपने मन में बोली, कहाँ है तू निवी? मुझे डर लग रहा है कहीं तू किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। ये सोचकर ही सिया को डर लग रहा होता है। रात का समय।
निवी अभी भी गहरी नींद में ही बेड पर आराम से सो रही होती हैं। उद्धरण चिन्ह। वो जब से यहाँ पर आई थी तब से ही बेहोशी की हालत पर सो रही थी और अभी तक जागी नहीं थी। अर्नव वहीं पर निवी के पास ही खड़ा उसे अपनी इमोशनल लेस डेविल निगाहों से देख रहा था। निवी सोते हुए काफी मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। तो अर्नव उसे ऐसे देख रहा था जैसे निवी उसका शिकार है और वो खुद शिकारी। कुछ देर वैसे ही निवी को देखते रहने के बाद अचानक से अर्नव निवी के पास ही जाकर बैठ जाता है और निवी को सर से लेकर पांव तक देखने लगता है। निवी की बॉडी का शेप एकदम परफेक्ट था, उसके फिगर भी एकदम परफेक्ट थे। निवी को कुछ देर वैसे ही देखने के बाद अर्नव का एक हाथ निवी के चेहरे पर चलने लगता है और वो अपनी उंगली उसके फेस पर चलाते हुए बड़े ही सनकी अंदाज में बोला, इतने सुकून से सोते हुए तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। मैं तुम्हें अपने सामने रोते, तड़पते, गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर देना चाहता हूँ कि तुम खुद अपने आप से नफरत करने लगो। उस पल को हमेशा कोसो जिस पल तुमने मुझे थप्पड़ मारा था। अगर उस दिन प्यार से मेरी बात मानकर मुझे वो दे देती जो मैं चाहता था तो आज तुम्हारी हालत ऐसी ना होती। इतना बोल उसकी उंगली निवी के सूजी हुई लिप्स पर चली जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही अर्नव की उंगली निवी के लिप्स को टच करती हैं, ठीक वैसे ही निवी की नींद में ही दर्द भरी आह निकल जाती हैं और तभी उसकी आंखें भी खुल जाती है। जैसे ही निवी की आंखें खुलती हैं उसकी आंखों के आगे अर्नव का चेहरा नजर आता है जो उसे ही डेविल मुस्कान लिए देख रहा था। अर्नव को इस तरह से अपने इतने करीब देखकर निवी डर जाती हैं और डर के कारण वो हड़बड़ाकर जल्दी से उठने लगती हैं, जिसके चक्कर में उसे काफी तेज दर्द होता है और उसकी दर्द भरी आह निकल पड़ती है। वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और उसकी बंद आंखों से आंसू की बूंदें गिर पड़ती है। उसे इस तरह से देखकर अर्नव को काफी ज्यादा खुशी होने लगती हैं और वो उसका एक हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। उद्धरण चिन्ह। इस तरह खिंचे जाने के कारण निवी खुद को संभाल नहीं पाती हैं और वो सीधे अर्नव के सीने से जा लगती हैं। निवी को अपनी बाहों में पाकर अर्नव की बॉडी में कर्ट सा दौड़ता है और वो निवी को बेड पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। ये सब कुछ इस तरह से होता है कि निवी कुछ भी समझ नहीं पाती हैं और जैसे ही उसे कुछ समझ आता है, अर्नव ने उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर हैंडकफ से बांध दिया था और उसे ही अपनी हवसी नजरों से घूरे जा रहा था। इस तरह अपने दोनों हाथों को बंधा हुआ देखकर निवी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। निवी के दोनों हाथ ऊपर की तरफ बंधे हुए थे, जिस कारण उसके चेस्ट और ज्यादा उभर कर नजर आ रहे थे, जिसे देखकर अर्नव को अपनी बॉडी में एक अलग सी हलचल सी महसूस होती हैं और वो एक एक कर अपनी शर्ट की बटन को खोलने लगता है। उसे इस तरह से अपनी शर्ट की बटन खोलते हुए देखकर निवी के आंसू और तेज हो जाते हैं और वो अपने कैपते हुए होठों को हिलाते हुए ही बड़ी मुश्किल से बोलती हैं, प्लीज अभी नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। इस समय मेरी बॉडी वैसे ही काफी ज्यादा पेन में है, मैं और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे आज के लिए छोड़ दो। ये बोलते हुए ही निवी रो रही थी, मगर अर्नव उसकी बात को और उसके रोने को इग्नोर कर एक एक कर अपने सारे ही कपड़े निवी के सामने ही निकालने लगता है। और बेशर्मों की तरह ही एकदम निकेड उसके सामने खड़ा हो जाता है। फिर एक एक कर वो निवी के भी सारे कपड़ों को फाड़ने लगता है, जिसे ऐसा करते देख निवी जोर से रोने लगती हैं। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर अर्नव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो निवी के ऊपर चढ़ जाता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे काफी बुरी तरह से किस करने लगता है। साथ ही उसके दोनों हाथ निवी की बॉडी पर फिसल रहे होते हैं। एपिसोड 10, हैवान। प्लीज मुझे आज के लिए छोड़ दो। ये बोलते हुए ही निवी रो रही थी, मगर अर्नव उसकी बात को और उसके रोने को इग्नोर कर एक एक कर अपने सारे ही कपड़े निवी के सामने ही निकालने लगता है और बेशर्मों की तरह ही एकदम निकेड उसके सामने खड़ा हो जाता है।
फिर एक एक कर वो निवी के भी सारे कपड़ों को फाड़ने लगता है, जिसे ऐसा करते देख निवी जोर से रोने लगती हैं। निवी को इस समय अर्नव से काफी ज्यादा डर लग रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार कल रात जो भी हुआ वही सब आ रहा था, जिसे याद कर निवी का सारा बदन कांप सा गया था। वो रोते हुए ही अर्नव को कुछ भी ना करने के लिए बोल रही थी। निवी इस तरह से रोते हुए देखकर और अपनी बात ना मानते हुए देखकर अर्नव को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वो निवी के ऊपर चढ़ जाता है। अर्नव को अपने ऊपर देखकर निवी की आत्मा अंदर तक सिहर सी जाती हैं और वो रोते हुए ही ना में अपना सर हिलाने लगती हैं। निवी की ना सुनकर अर्नव को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि निवी ने खुद कबूल की थी वो उसकी गुलाम है और उसकी सारी बातों को मानेगी, मगर वो इस समय उसकी बातों को मानने से इनकार कर रही थी, जिस कारण अर्नव का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। और उसी गुस्से में आकर वो अपने होठों को ले जाकर निवी होठों को रख उसे काफी बुरी तरह से किस करने लगता है। निवी के दोनों ही हाथ पहले ही ऊपर हैंडकफ से बंधे हुए थे, जिस कारण वो किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं कर पा रही थी। न ही अर्नव को खुद से दूर धकेल पा रही थी, जिस कारण अर्नव काफी पूरी तरह से उसे किस किया जा रहा था। अर्नव किस करते हुए ही जोर से उसके होठों पर वाइट करता है, जिस कारण से निवी जैसे ही दर्द से चिल्लाने के लिए अपने होठों को अलग करती है, ठीक वैसे ही मौके का फायदा उठाकर अर्नव अपनी टक को निवी के माउथ में डाल देता है और अपनी टक को उसके पूरे मुंह में घुमाते हुए उसके मुंह का स्वाद लेने लगता है। इस समय निवी को काफी ज्यादा गंदा फील हो रहा था। उसने कभी भी ऐसा कुछ नहीं की थी, मगर ये आदमी उसके साथ सब कुछ जबरदस्ती कर रहा था। वह चाहकर भी खुद को इस आदमी से आजाद नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एक तरफ अर्नव निवी के होठों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, तो वही उसके दोनों हाथ निवी की बॉडी पर फिसल रहे होते हैं। अर्नव बुरी तरह से निवी की पूरी बॉडी पर अपने हाथों को घुमा रहा था। अर्नव का एक हाथ निवी के कमर पर था, तो उसका दूसरा हाथ उसके सीने पर था, जिसे वो प्रेस कर रहा था। कुछ देर तक निवी को पेसनेट किस करने के बाद अर्नव उसके होठों को छोड़कर उसके गर्दन पर किस करने लगता है और निवी जोरों से गहरी लंबी सांसें लेने लगती हैं, तो अर्नव उसके हाथ अभी भी उसकी बॉडी पर फिसल रहे थे। निवी रो रही थी और खुद को छोड़ देने के लिए भीख मांग रही थी, मगर अर्नव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह बस अपने मन की किए जा रहा था। धीरे धीरे उसकी किस काफी ज्यादा बाइल्ड में बदलने लगती है और वह निवी को किस के साथ ही बाइट भी करने लगता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह निवी के सीने पर आता है, उसकी नज़र उसके सुंदर से चेस्ट पर ही थम सी जाती है और वह अपने होठों को ले जाकर उसके सीने पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। इस समय अर्नव आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वह बस बीवी को पूरी तरह से निगल लेना चाहता था। निवी के सीने को चूमते हुए वो उसे वाइट भी कर रहा था, जिस कारण निवी की हल्की हल्की सिसकियां निकल रही थी, जो अर्नव को काफी ज्यादा मदहोश कर रही थी। अर्नव के हाथ निवी की कमर को लगातार प्रेस कर रहे थे, तो दूसरा हाथ से वह उसकी सीने को सहला रहा था। कुछ देर तक वैसे ही उसके सीने पर किस और वाइट करने के बाद और वो नीचे की तरफ बढ़ता है और उसकी नाभि पर अपनी जीभ को ले जाकर किसी स्नैक की तरह शक करने लगता है, जिसके ऐसा करने पर निवी भी काफी ज्यादा बेचैन हो रही थी और उसकी बॉडी भी अब उसका साथ छोड़ रही थी और अर्नव एकदम मदहोश सा होते हुए उसकी पूरी बॉडी को किस कर रहा था, साथ ही उसे काफी बुरी तरह से प्रेस भी किया जा रहा था। जैसे ही वह कमर के नीचे आता है, ठीक वैसे ही निवी कसकर अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेती है और वह अर्नव से दूर होने की कोशिश करती है, मगर अर्नव उससे दूर नहीं होता है, बल्कि वो तो अपना पूरा कंट्रोल हो चुका था। वैसे ही उन दोनों की बॉडी पर जरा से कपड़े नहीं थे, नहीं कपड़े के नाम पर कुछ था। दोनों ही एकदम निकेट थे, जिस कारण अर्नव अब अपना आपा खो चुका था और जब वो देखता है कि निवी किस तरह से अपने पैरों को ब्लॉक कर रही है, ये देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसी गुस्से में आकर जोर से निवी के पैरों पर काट देता है। वह बस लगातार निवी की थाई पर काटे जा रहा था, जिस कारण निवी को काफी जोरों से दर्द हो रहा था।
और दर्द की वजह से ही निवी अपने पैरों को एक दूसरे से अलग करती है। ठीक वैसे ही अर्नव मौके का फायदा उठाकर उसके दोनों पैरों को दूर कर देता है और अपने एक हाथ को ले जाकर उसकी बॉडी पर फेरने लगता है, जिसके ऐसा करने पर निवी के बदन पर झनझनाहट सी पैदा होती है और उसकी कमर ऊपर की तरफ उठने लगती है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर अर्नव और ज्यादा पागल होने लगता है और वो अब खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाता है। वह धीरे से उसकी बॉडी में इंटर करता है। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे और ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए अमेहा एफएम डिजिटल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।